अपने विषय पर आने से पहले हम इस वीडियो की शुरुआत में 3 खबरें आपसे साझा करना चाहेंगे। पहली गुजरात से है, जहां गुजरात कांग्रेस के फिलहाल सबसे सीनियर नेता, पूर्व अध्यक्ष और कुछ घंटे पहले तक विधायक रहे अर्जुन मोढवाडिया ने ज्वाइन कर ली है। दूसरी खबर है महाराष्ट्र से, जहां बॉम्बे हाईकोर्ट ने माओवादी संगठनों से संबंध और साजिश के आरोप में 2014 में गिरफ्तार और सजा काट रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जी एन साई बाबा समेत हेम मिश्रा, महेश तिर्की, विजय तिर्की, नारायण सांगलीकर, प्रशांत राही और स्वर्गीय पांडु नरोटे को बरी कर दिया है। प्रोफेसर जीएन साई बाबा की रिहाई के लिए लगातार दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ता और संगठन अपील करते रहे थे। वो बचपन से ही पूर्णतः विकलांग है और बिना व्हीलचेयर के सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। तीसरी खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां लगातार ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपने फैसलों से चर्चा में रहे हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली ने अपने पद से इस्तीफा दिया और अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। पहली खबर पे हम सिर्फ ये कहेंगे कि कांग्रेस के लिए अब नई कांग्रेस खड़ी कर देने का ये अद्भुत मौका है। यानी कि कांग्रेस जो है अब चाहे तो एक नई कांग्रेस खड़ी कर सकती है। हालांकि एक बात और, ये खबर अच्छी बनेगी कि बुरी, ये कांग्रेस नेतृत्व और कार्यकर्ताओं पे निर्भर करेगा। दूसरी खबर पे किसी भी मनुष्य रहना चाहने वाले व्यक्ति को खुशी होनी चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर साईं बाबा को खास तौर पे जिस जुल्म का सामना करना पड़ा वो हमारे समाज के चरित्र पर भी सवाल है। तीसरी खबर में क्या कहें, जस्टिस गांगुली ने अपने बयान में कहा कि वे और भाजपा दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। कुर्सी पर बैठे जज और केंद्र की राजनीतिक सत्ताधारी पार्टी, दोनों में ऐसा ही संवाद होता रहना चाहिए। तीसरी खबर पर हम कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अब मिस्टर गांगुली हाईकोर्ट के जज नहीं है। हम पर अवमानना का चार्ज नहीं लगा सकते। हम क्या टिप्पणी करें, क्योंकि क्या मजा अब रह जाता है टिप्पणी करने में जब कंटेंट का केस ही नहीं हो सकता। खैर, उनको भाजपा ज्वाइन करने की शुभकामनाएं। अब वो असली न्याय कर पाए, ऐसी हमारी कामना है। अब बात कर लेते हैं हमारे मुख्य विषय पे, वो भी अदालत से ही आ रहा है। क्या देश की सर्वोच्च अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता को चुनौती देने वाली 2019 की याचिका पर फैसला सुनाया। 15 फरवरी 2024 को इसे संविधान के तहत सूचना के अधिकार, भाषण, अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन करने वाला बताते हुए असंवैधानिक करार दिया और इसकी वैधता निरस्त कर दी। अदालत ने यह भी कहा कि इससे जो है सिर्फ सत्ताधारी पार्टियों को अवैध लाभ पहुंचने की संभावना हमेशा रहेगी। ये कहते हुए अदालत ने क्या किया, अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाली इकलौती आधिकारिक संस्था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया। क्या कहा कि उसे अदालत को जो है वो 12 अप्रैल 2019 यानी कि जब से मामला शुरू हुआ था वहां से फैसले की तारीख यानी कि 15 फरवरी 2024 तक सभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स द्वारा पॉलिटिकल पार्टियों के दानदाताओं की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। मतलब क्या है, अदालत का आदेश था कि 6 मार्च 2024 तक वो जानकारी कोर्ट को दी जाएगी और उसके बाद 13 मार्च 2024 तक ये सारी जानकारी एसबीआई अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देगा, डाल देगा। सरल भाषा में कहें तो क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये जानकारी 6 मार्च तक अदालत को देनी थी और 13 मार्च तक जनता को देनी थी, यानी कि सार्वजनिक करनी थी। लेकिन क्या हुआ है, अब हुआ यह है कि स्टेट बैंक ने ऐसा करने में लाचारी जता दी है। जी, लाचारी। उसने अदालत से एक प्रार्थना की है, तकनीकी कानूनी भाषा में इसे प्रेयर ही कहा जाता है। एसबीआई ने बेहद मासूमियत से अदालत से प्रेयर की है कि हे माननीय अदालत, भुनाए गए बॉन्ड प्रत्येक चरण के अंत में अधिकृत ऑथोराइज ब्रांच द्वारा सील बंद लिफाफे में मुंबई की मुख्य ब्रांच में जमा किए गए थे। इस तथ्य के साथ कि ये दो अलग अलग सूचना सेटों की तुलना, मिलान वगैरह चेक करके ही अदालत को जानकारी दी जा सकती है, ये समय सीमा इस काम के लिए पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए इस अवधि को बढ़ा दिया जाए। कितना बढ़ा दिया जाए, सुन लीजिए। अदालत से एसबीआई ने कहा है कि उसे 30 जून 2024 तक का समय दिया जाए। कुछ समझे आप? नहीं समझे? अरे तब तक लोकसभा चुनाव हो चुके होंगे। बल्कि अगर बीजेपी या एनडीए चुनाव जीत गया तो सरकार के गठन के तत्काल बाद होने वाला विशेष सत्र भी हो जाएगा और भाजपा चाहेगी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बचने के लिए ऑर्डिनेंस या बिल भी पास करा लेगी। अब थोड़ा समझे आप? चलिए हम थोड़ा और आसान कर देते हैं। अदालत के फैसले के मुताबिक स्टेट बैंक को न केवल सुप्रीम कोर्ट को 2019 से अब तक जारी किए गए सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदने वालों के नाम देने थे, बल्कि इसे सार्वजनिक यानी कि पब्लिक डोमेन में भी रख देना था। यानी कि
जनता के सामने न केवल इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों के नाम आ जाते, बल्कि उसे यह भी पता चल जाता कि सबसे ज्यादा चंदा किस पार्टी को मिला। साथ ही यह भी पता चल जाता कि चंदा देने वालों में किस पर चंदा देने के पहले सरकारी एजेंसियों की मार, यानी कि रेड या छापा या केस, ये सब हुआ था। यानी कि सरकार द्वारा कैसे कॉरपोरेट से लेकर छोटी कंपनियों या निजी व्यक्तियों से वसूली का खेल चल रहा था। अगर चल रहा था तो वो सब सामने आ जाता। इसकी एक बानगी कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में हम देख चुके हैं, इसलिए अब ये भी हम नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन इस डेटा के सामने आते ही 22,000 से अधिक मामलों की जानकारी हम सबके पास आ गई होती। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सार्वजनिक करने की तारीख रखी थी 13 मार्च, यानी कि बस अभी ही चुनाव के पहले। ऐसे में चुनाव के पहले ये जानकारी पब्लिक होती तो किस पार्टी के लिए मुंह छिपाना मुश्किल हो जाता, ये समझना तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अब एसबीआई ने कहा कि ये डेटा 2 अलग अलग सेट्स में है और इसलिए 2 अलग अलग भंडारणों में, साइलोज में रखा गया है। साइलोज में, जी आपने सही सुना, भंडारण का जो बर्तन होता है एक तरह से, उसको साइलोज कहते हैं। ऐसे में उसके लिए 30 जून 2024 से पहले अदालत को ये दे पाना मुश्किल है, असंभव है, संभव नहीं है। 30 जून तारीख सुनिए, वो तारीख जब तक लोकसभा चुनाव हो गए होंगे। इस सूचना से होने वाले चुनावी नुकसान से भाजपा बच चुकी होगी। अगर ये सरकार चुन के दोबारा आ गई होगी तो संसद का एक सत्र बुला चुकी होगी और बजट वगैरह के साथ हो सकता है कानून पास करा के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म ही कर दे। अब तो आप समझ गए होंगे ना। अब एक और बात समझते हैं कि क्या एसबीआई ने अदालत से और समय मांगते हुए जो कारण दिया है वो वैलिड है, जायज है कि केवल बहाना भर है। तो एक बार फिर से इस कारण को जरा सुन लीजिए। अदालत से एसबीआई ने कहा कि भुनाए गए बॉन्ड प्रत्येक चरण के अंत में अधिकृत ब्रांच द्वारा सील बंद लिफाफे में मुंबई में मुख्य ब्रांच में जमा किए गए थे। 2 अलग अलग सूचना साइलोज मौजूद हैं, यानी कि कुल 44,434 सूचना सेटों को डिकोड, संकलित और तुलना करनी होगी। समझिएगा, एसबीआई आसान भाषा में ये कह रहा है कि ये जानकारी देने के लिए उसे सीलबंद लिफाफों में, यानी कि हार्ड कॉपी में जमा किए गए 44,434 डॉक्यूमेंट्स का मिलान करना होगा। क्या आपको डिजिटल इंडिया याद आ रहा है? आपने बैंक में आखिरी बार सारा काम कागज पे कब करवाया था? क्या आपने स्टेट बैंक इंडिया का वो प्रचार, प्रमोशन, बल्कि निजी तौर पे काउंटर से भी आग्रह नहीं देखा या भूल गए, जहां वो आपसे डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का अनुरोध नहीं करते रहे हैं या करते रहे हैं? क्या एसबीआई ये कह रहा है कि उसके पास इस ट्रांजैक्शन का कोई डिजिटल रिकॉर्ड ही नहीं है? ऐसा तो संभव ही नहीं है। खैर, इस पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जरा एक बार वो सुन लेते हैं। और मुझे याद है कि 15 फरवरी 2024 को जब इस देश के उच्चतम न्यायालय ने, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था कि इलेक्टोरल बैन किए जाएंगे, तो इसका हम सब लोगों ने स्वागत किया था, क्योंकि राजनीति में जो शुचिता चाहिए उसकी ओर ये एक बड़ा कदम था। इसका स्वागत इसलिए किया गया था क्योंकि चुनावी चंदा जो होता है वो कैसे आ रहा है, उसको कौन दे रहा है, किस लिए दिया जा रहा है, क्या मोटिव है, यह लोकतंत्र में जनता को जानना बड़ा जरूरी है। और यह वाकई में एक ऐतिहासिक निर्णय था। 2017 से ये जो ऑर्गेनाइज लूट मची थी, इसका अंत सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को किया था। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह भी निर्देश दिया था, यह भी आदेश दिया था कि 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड के डोनर की सूची सार्वजनिक की जाए और चुनाव आयोग के साथ साझा की जाए। करीब 21 दिन का वक्त मिला था। लेकिन बड़े हैरत अंगेज तरीके से जो एक्सपेक्टेड था, इसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहेगा, और एसबीआई ने ये कर दिखाया। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ये डेटा देने में एसबीआई असमर्थ है और उसको 30 जून 2024 तक का वक्त चाहिए। मतलब टोटल 5 महीने का वक्त इस देश के सबसे बड़े बैंक,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चाहिए। और हास्यास्पद बात यह है कि डेटा देना है 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा डिजिटल इंडिया में और पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत, पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड, एसबीआई को एक क्लिक ऑफ अ बटन पर यह डेटा मिल जाना चाहिए। इसके लिए एसबीआई को 5 महीने चाहिए। वो एसबीआई जिसके पास 48 करोड़ बैंक अकाउंट हैं, वो एसबीआई जिसकी 23,000 के करीब ब्रांचेस है, वो एसबीआई जो 66,000 एटीएम चलाता है पूरे देश में, उसको 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड किसने दिए, उसका विवरण देने के लिए 5 महीने चाहिए। जी, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कानून, सबसे पहले कांग्रेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अलावा कानून की बात करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून क्या कहता है? वो कहता है कि कानूनन इस पैसे को कैश की फॉर्म में पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं दिया जा सकता। ऐसे में ऐसे में एसबीआई ने ये जो चंदा आया है अलग अलग पार्टियों के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड से, उसको पार्टियों के खातों में तो ट्रांसफर किया ही होगा। अब जाहिर सी बात है कि ये ट्रांजैक्शन, ये जो ट्रांसफर है, ये कैश तो नहीं होगा, और इसलिए हर इलेक्टोरल बॉन्ड का डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद होगा। सवाल यह है कि क्या डिजिटल डेटा या ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड के मिलान में इतना समय लगेगा? इसका जवाब देने के लिए हमने ट्विटर पे एक्टिव एक पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वर्तमान एकेडमिशियन से बात की। ये साथी टीसीएस में काम कर चुके हैं। टीसीएस ने ही एसबीआई को उसका बैंकिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया। उनसे हमने कुछ सवाल किए और ट्विटर पे Indian_नागरिक के नाम से सक्रिय इस हैंडल के जवाबों का ऑडियो हम आपको सुनवा देते हैं। इंडियन नागरिक नाम का ये हैंडल, ये जो व्यक्ति चलाते हैं, वो अपनी पहचान को गुप्त रखना चाहते हैं, इसलिए उनके बारे में आपको हम और अधिक जानकारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन पहले ये सुन लेते हैं। देखिए, मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर रह चुका हूँ और पहले मैं टीसीएस के बैंक्स के सॉफ्टवेयर पे काम करता था। तो मेरी अपनी समझ ये बताती है कि ये जो टाइम है, इतना टाइम मांगना और ये जो इतने लेट से 2 दिन पहले एक प्रार्थना पत्र देना, ये थोड़ा संशय पैदा करती है। और एसबीआई के पास तो उनको अपने सिस्टम की जानकारी तो बहुत पहले से ही थी। तो जब ये ऑर्डर आया था, उसके कुछ दिन के अंदर ही वो अपनी असुविधा बता सकते थे कि वो क्यों इसको नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक उनकी बात है कि उनका 2 सिस्टम है, जो जहाँ तक सोशल मीडिया पे इसके बारे में दस्तावेज़ आए हैं, उसके बेसिस पे कि उनके पास 2 सिस्टम है, 2 साइलोज़ हैं और दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों फिर भी डेटाबेस ही हैं और उनको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिकली ही होता है। टेक्निकली 6 मार्च 2024 तक जानकारी सुप्रीम कोर्ट तक देना ये तो पॉसिबल है और पॉसिबल होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे जिसने बॉन्ड ख़रीदा, चूँकि वो बॉन्ड डीडी, चेक या ट्रांजैक्शन के थ्रू इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट करा के ही करेगा अपने अकाउंट से, तो वो ट्रेसेबल है। और जिसने बॉन्ड डिपॉजिट किया, उसके अकाउंट में भी जो पैसा जाएगा वो भी ट्रेसेबल है। तो अगर ये दोनों अलग अलग सिस्टम भी हों, दोनों अलग अलग डेटाबेस भी हों, तो भी इनसे डेटा निकालने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये सारा चीज़ हाथ से करने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर से ही हो जाएगा। अगर हम ये मान भी लें कि उसमें जो केवाईसी की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फ़िज़िकल फॉर्म में हैं और इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटाइज़ नहीं किए गए हैं, तो भी उनको बहुत आसानी से डिजिटाइज़ किया जा सकता है। स्कैन करके उनसे डेटा बहुत आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इवन मल्टीपल लोग लगाए जा सकते हैं इसको करने के लिए। अगर 22,000 रिकॉर्ड हैं तो अगर 100 लोग, 200 लोगों की टीम रहे तो ये बहुत आसानी से कर सकते हैं जल्दी से। तो ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं था। डेटा के साथ मैनिपुलेशन और छेड़खानी टेक्निकली तो संभव है, लेकिन ये एक आसान काम नहीं है। इसके लिए मल्टीपल सोर्सेज से डेटा हटाने पड़ेंगे, क्योंकि बैकअप्स रहते हैं। और कुछ भी करने के बाद भी, ये सारी चीज़ें डेटा हटाने के बाद भी ये एक्टिविटी की गई है, इसके ट्रेसेस रह जाएंगे और उन ट्रेसेस को फॉरेंसिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और
उनको पहचाना जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि एसबीआई का कोई अधिकारी या कोई भी इंडिविजुअल ये गलती करने की कोशिश करेगा। तकनीकी रूप से इतने हफ्तों में जब से ये फ़ैसला आया है, ये सारा डेटा कलेक्ट किया जा सकता था और सुप्रीम कोर्ट को या ईसीआई को दिया जा सकता था। हालांकि अब इसको सत्यापित करने का तरीका ऐसा, क्योंकि हमारे पास इस सिस्टम का एक्सेस है नहीं, तो हम आपको ये सत्यापित करके नहीं दिखा सकते। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएंगे जो कि इन सिस्टम्स के बारे में जानते हैं, इन ट्रांजैक्शंस के बारे में जानते हैं और कैसे इनमें रिकॉर्ड को रखा जाता है इसके बारे में जानते हैं, और वो इस बात की सत्यापना कर सकते हैं। इस जानकारी के आधार पर यह लगता है कि ये काम सिर्फ 1-2 दिन का ही काम है और हम अगर अपनी सहज बुद्धि लगाएं तो भी ये कह सकते हैं कि डिजिटली एसबीआई इतना सक्षम तो होगा ही कि वो ये काम हफ्ते भर के अंदर करके सुप्रीम कोर्ट को ये लिस्ट दे दे। लेकिन एसबीआई ने अदालत से जो प्रार्थना की है उसके अंदर सच्चाई कितनी है, इस पर टिप्पणी किए बिना हम अब कुछ सवाल कर लेना चाहते हैं। पहला, क्या एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा डिजिटली रखा ही नहीं? दूसरा, क्या इस डेटा को डिजिटली सुरक्षित न करना प्रोटोकॉल के तहत है, और नहीं तो क्या ऐसा करना गैर कानूनी या अनियमितता के अंतर्गत नहीं आता? तीसरा, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया के अभियान में क्या एसबीआई शामिल नहीं है, इलेक्टोरल बॉन्ड के ट्रांजैक्शन शामिल नहीं है? चौथा, क्या एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे को जब पार्टियों को ट्रांसफर किया तो उसका कोई डिजिटल डेटा या ट्रेस ही दर्ज नहीं हुआ, तो फिर ये ट्रांजैक्शन आखिर हुए कैसे? पांचवा, अगर किसी सरकारी संस्था, मिसाल के तौर पे ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स ने पीएमएलए के तहत ही मान लीजिए एसबीआई से ये डेटा मांगा होता, तब भी क्या एसबीआई का जवाब यही होता? तो फिर ये डेटा कैसे गया? क्या ऐसा डेटा कभी मांगा ही नहीं गया? छठा, क्या एसबीआई का सारा काम, एसबीआई ये अपना सारा काम कागज पे कर रहा है? क्या करोड़ों ट्रांजैक्शंस अभी तक बिना कंप्यूटराइजेशन के हो रहे हैं? और ऐसा है तो टीसीएस से एसबीआई ने किस बात का अनुबंध किया था? सातवां सवाल, एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रेयर तब क्यों नहीं की जब यह आदेश दिया गया, यानी कि 15 फरवरी को? इसके लिए 4 मार्च तक का इंतजार क्यों किया गया, जबकि एक दिन बाद 6 मार्च हो और अदालत की दी गई तारीख, डेडलाइन ही निकल जाए? इसके अलावा कुछ सवाल हम नागरिकों के लिए भी। क्या हम इस खबर को फॉलो कर रहे हैं? क्या हम एसबीआई के इस जवाब को सच मान रहे हैं या इस पर हम सोच ही नहीं रहे हैं? सबसे डरावना सवाल, एक ऐसे बैंक पर क्या आप ग्राहक के तौर पे भरोसा कर सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से ऐसी बात कह दे? आखिर आपके लिए ऐसे बैंक का बैंकिंग सिस्टम कितना विश्वसनीय होगा? अंत में सिर्फ वो बात जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक अक्सर सुनते रहे हैं, आपका काम लंच के बाद होगा और लंच के दौरान चुनाव हो चुके होंगे। बहुत शुक्रिया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। बाकी हम भी लंच के बाद मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ।